मुगल साम्राज्य। मुगल या मुगल साम्राज्य दक्षिण एशिया में एक प्रारंभिक आधुनिक साम्राज्य था। कुछ 2 शताब्दियों के लिए साम्राज्य पश्चिम में सिंधु बेसिन के बाहरी किनारे, उत्तर पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान और उत्तर में कश्मीर, पूर्व में वर्तमान असम और बांग्लादेश के ऊंचे इलाकों तक फैला हुआ था। दक्षिण भारत में दक्कन का पठार। मुगल साम्राज्य को पारंपरिक रूप से 1526 में बाबर द्वारा स्थापित किया गया था, जो आज के उज्बेकिस्तान के एक योद्धा सरदार थे, जिन्होंने ओटोमन साम्राज्य से माचिस की बंदूकें और कास्तोप के रूप में सैन्य सहायता और उनकी बेहतर रणनीति और घुड़सवार सेना को हराने के लिए नियोजित किया था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में और राजपूतों और अफगानों को वश में करने के लिए, ऊपरी भारत के मैदानी इलाकों को साफ करने के लिए। मुगल शाही संरचना, हालांकि कभी कभी बाबर के पोते अकबर के शासन के लिए 1600 के लिए दिनांकित होती है, यह शाही संरचना 1720 तक चली। अंतिम प्रमुख सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय बाद तक, जिसके शासनकाल के दौरान साम्राज्य ने भी अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा। बाद में, विशेष रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, साम्राज्य को 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। हालांकि मुगल साम्राज्य सैन्य युद्ध द्वारा बनाया और बनाए रखा गया था, यह नई प्रशासनिक प्रथाओं की स्थापना और विविध शासक कुलीनों को शामिल करके शासन में आया, जिससे अधिक कुशल, केंद्रीकृत और मानकीकृत शासन हुआ। साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति का आधार तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित कृषि कर था। इन करों, जो एक किसान के आधे से अधिक उत्पादन के बराबर थे, का भुगतान अच्छी तरह से विनियमित चांदी की मुद्रा में किया गया था और किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों में प्रवेश करने का कारण बना। 17वीं शताब्दी के दौरान साम्राज्य द्वारा बनाए रखी गई सापेक्षिक शांति भारत के आर्थिक विस्तार का एक कारक थी। हिंद महासागर में बढ़ती यूरोपीय उपस्थिति और भारतीय कच्चे और तैयार उत्पादों की बढ़ती मांग ने मुगल दरबारों में और भी अधिक संपत्ति पैदा की। मुगल अभिजात वर्ग के बीच अधिक विशिष्ट खपत थी, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से शाहजहां के शासनकाल के दौरान चित्रकला, साहित्यिक रूपों, वस्त्रों और वास्तुकला का अधिक संरक्षण हुआ। दक्षिण एशिया में मुगल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, लाहौर का किला और ताजमहल, जिसे भारत में मुस्लिम कला का गहना और सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। दुनिया की विरासत का अपने स्वयं के वंश के लिए मुगल पदनाम गुरकानी था। मंगोल के अरबी और फारसी भ्रष्टाचार से प्राप्त मुगल का उपयोग और इसने तैमूर राजवंश के मंगोल मूल पर जोर दिया। इस शब्द ने 19वीं शताब्दी के दौरान मुद्रा प्राप्त की, लेकिन इंडोलॉजिस्ट द्वारा विवादित बना हुआ है। साम्राज्य को संदर्भित करने के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें मुगल और मोगल शामिल थे। फिर भी बाबर के पूर्वज शास्त्रीय मंगोलों से काफी अलग थे, क्योंकि वे तुर्क मंगोल संस्कृति के बजाय फारसी की ओर उन्मुख थे। साम्राज्य का एक अन्य नाम हिंदुस्तान था, जिसे आईने अकबरी में प्रलेखित किया गया था और जिसे साम्राज्य के आधिकारिक नाम के सबसे करीब बताया गया है। पश्चिम में मुगल शब्द का इस्तेमाल सम्राट के लिए किया जाता था और विस्तार से पूरे साम्राज्य के लिए। इतिहास। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर शासनकाल 1526-1530 ने की थी, जो एक मध्य एशियाई शासक था, जो अपने पिता की ओर से तुर्को मंगोल विजेता तैमूर साम्राज्य के संस्थापक और अपनी माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे। मध्य एशिया में अपने पैतृक डोमेन से बेदखल, बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया। उसने खुद को काबुल में स्थापित किया और फिर खैबर दर्रे के माध्यम से अफगानिस्तान से भारत में तेजी से दक्षिण की ओर धकेला। पानीपत में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को हराया। हालांकि लोदी साम्राज्य पहले से ही चरमरा रहा था और यह वास्तव में मेवाड़ साम्राज्य था, जो राणा सांगा के सक्षम शासन के तहत उत्तरी भारत की सबसे मजबूत शक्ति में बदल गया। युद्ध से पहले बाबर ने शराब को त्याग कर, शराब के बर्तनों को तोड़कर और शराब को एक कुएं में डालकर दैवीय अनुग्रह मांगा। आगरा के पास लड़े गए निर्णायक युद्ध में बाबर की तैमूर सेना ने सांगा की राजपूत सेना को हराया। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक लड़ाई में से एक थी, क्योंकि इसने अगली 2 शताब्दियों के लिए उत्तरी भारत के भाग्य को सील कर दिया था। युद्ध के बाद मुगल सत्ता का केंद्र काबुल की जगह आगरा बन गया। हालांकि युद्धों और सैन्य अभियानों में व्यस्तता ने नए सम्राट को भारत में अपने द्वारा किए गए लाभ को मजबूत करने की अनुमति नहीं दी।
साम्राज्य की अस्थिरता उनके पुत्र हुमायूं शासनकाल 1530-1556 के अधीन स्पष्ट हो गई, जिसे विद्रोहियों द्वारा फारस में निर्वासन के लिए मजबूर किया गया था। शेर शाह सूरी शासनकाल 1540-1545 द्वारा स्थापित सूर साम्राज्य 1540-1555 ने मुगल शासन को कुछ समय के लिए बाधित कर दिया। फारस में हुमायूं के निर्वासन ने सफेविद और मुगल दरबारों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए और मुगल साम्राज्य में फारसी सांस्कृतिक प्रभाव में वृद्धि हुई। 1555 में फारस से हुमायूं की विजयी वापसी ने भारत के कुछ हिस्सों में मुगल शासन को बहाल कर दिया, लेकिन अगले साल एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर शासनकाल 1556-1605 का जन्म जलाल उद दीन मुहम्मद का जन्म राजपूत उमरकोट किले में हुमायूं और उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, एक फारसी राजकुमारी के यहाँ हुआ था। अकबर एक रीजेंट बैरम खान के अधीन सिंहासन पर बैठा, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की। युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अकबर सभी दिशाओं में साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम था और गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित करता था। उन्होंने अपने प्रति वफादार एक नया शासक अभिजात वर्ग बनाया, एक आधुनिक प्रशासन लागू किया और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित किया। उसने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के साथ व्यापार बढ़ाया। भारत ने एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित की, जिससे वाणिज्यिक विस्तार और आर्थिक विकास हुआ। अकबर ने अपने दरबार में धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी और एक शासक पंथ की मजबूत विशेषताओं के साथ एक नया धर्म दीन-ए-इलाही स्थापित करके अपने साम्राज्य में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेदों को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने बेटे को एक आंतरिक रूप से स्थिर राज्य छोड़ दिया, जो अपने स्वर्ण युग के बीच में था, लेकिन लंबे समय से पहले राजनीतिक कमजोरी के संकट सामने आएंगे। जहांगीर जन्म सलीम 1605-1627 पर शासन किया का जन्म अकबर और उनकी पत्नी मरियम उज़ ज़मानी, एक भारतीय राजपूत राजकुमारी से हुआ था। वह अफीम का आदी था, राज्य के मामलों की उपेक्षा करता था और प्रतिद्वंद्वी अदालती गुटों के प्रभाव में आ गया। जहांगीर ने जानबूझकर खुद को अकबर से अलग किया और इस्लामिक धार्मिक प्रतिष्ठान के समर्थन का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए, उन्हें मदद-ए-माश धारकों के रूप में भूमि के बड़े हिस्से प्रदान किए। अकबर के विपरीत, जहांगीर गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से सिख गुरु अर्जन के साथ संघर्ष में आया, जिसका निष्पादन मुगल साम्राज्य और सिख समुदाय के बीच कई संघर्षों में से पहला था। शाहजहां शासनकाल 1628-1658 का जन्म जहांगीर और उसकी पत्नी जगत गोसैनी, एक राजपूत राजकुमारी के यहाँ हुआ था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार का वैभव अपने चरम पर पहुंच गया, जैसा कि ताजमहल से मिलता है। हालांकि अदालत को बनाए रखने की लागत आने वाले राजस्व से अधिक होने लगी। उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। मुगल वास्तुकला का शाहजहां ने निजाम शाही वंश को समाप्त करके मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्कन तक किया और आदिल शाहियों और कुतुब शाहियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे उदारवादी दारा शिकोह अपने पिता की बीमारी के परिणामस्वरूप 1658 में रीजेंट बने। दारा ने एक समन्वयवादी हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समर्थन किया। हालांकि इस्लामी रूढ़िवादिता के समर्थन से शाहजहां के एक छोटे बेटे औरंगजेब शासनकाल 1658-1707 ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने 1659 में दारा को हराकर उसे मार डाला था। हालांकि शाहजहां अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गया। औरंगजेब ने उसे शासन करने में अक्षम घोषित कर दिया और 1666 में अपनी मृत्यु तक शाहजहां को कैद में रखा। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान साम्राज्य ने एक बार फिर राजनीतिक ताकत हासिल की और दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बन गई। औरंगजेब ने मुगल राज्य के इस्लामीकरण में वृद्धि देखी। उन्होंने इस्लाम में धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया, गैर मुसलमानों पर जजिया बहाल किया और फतवा आलमगीरी इस्लामी कानून का एक संग्रह संकलित किया। औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को भी मार डाला, जिससे सिख समुदाय का सैनिकीकरण हुआ। उन्होंने लगभग पूरे दक्षिण एशिया को शामिल करने के लिए साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन 1707 में उनकी मृत्यु पर साम्राज्य के कई हिस्से खुले विद्रोह में थे। औरंगजेब को भारत का सबसे विवादास्पद राजा माना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने तर्क दिया कि उनके धार्मिक रूढ़िवाद और असहिष्णुता ने मुगल समाज की स्थिरता को कम कर दिया, जबकि अन्य इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं, यह देखते हुए कि उन्होंने हिंदू मंदिर का निर्माण किया, अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अपनी शाही नौकरशाही में काफी अधिक हिंदुओं को नियोजित किया,
हिंदुओं और शिया मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता का विरोध किया और हिंदू राजपूत राजकुमारी नवाब बाई से शादी की। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम ने अपने पिता की धार्मिक नीतियों को निरस्त कर दिया और प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया। हालांकि 1712 में उनकी मृत्यु के बाद मुगल वंश अराजकता और हिंसक झगड़ों में डूब गया। अकेले 1719 में 4 सम्राट क्रमिक रूप से सिंहासन पर चढ़े। मुहम्मद शाह 1719-1748 के शासनकाल के दौरान साम्राज्य टूटना शुरू हो गया और मध्य भारत के विशाल पथ मुगल से मराठा हाथों से गुजर गए। नादिर शाह का दूर का भारतीय अभियान, जिसने पहले पश्चिम एशिया, काकेशस और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों पर ईरानी आधिपत्य को फिर से स्थापित किया था, दिल्ली की बोरी के साथ समाप्त हुआ और मुगल शक्ति और प्रतिष्ठा के अवशेषों को चकनाचूर कर दिया। साम्राज्य के कई कुलीनों ने अब अपने स्वयं के मामलों को नियंत्रित करने की मांग की और स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए अलग हो गए। लेकिन सुगत बोस और आयशा जलाल के अनुसार मुगल सम्राट संप्रभुता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति बना रहा। न केवल मुस्लिम कुलीन, बल्कि मराठा, हिंदू और सिख नेताओं ने भारत के संप्रभु के रूप में सम्राट की औपचारिक स्वीकृति में भाग लिया। इस बीच तेजी से खंडित मुगल साम्राज्य के भीतर कुछ क्षेत्रीय राजनीति ने खुद को और राज्य को वैश्विक संघर्षों में शामिल कर लिया, जिससे कर्नाटक युद्धों और बंगाल युद्ध के दौरान केवल हार और क्षेत्र का नुकसान हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 1759-1806 ने मुगल पतन को उलटने के लिए निरर्थक प्रयास किए, लेकिन अंततः अफगानिस्तान के अमीर अहमद शाह अब्दाली की सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी, जिसके कारण मराठा साम्राज्य और के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। 1761 में अफगान अब्दाली के नेतृत्व में 1771 में मराठों ने दिल्ली को अफगान नियंत्रण से वापस ले लिया और 1784 में वे आधिकारिक तौर पर दिल्ली में सम्राट के रक्षक न गए, एक ऐसी स्थिति जो दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध तक जारी रही। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में मुगल वंश के रक्षक बन गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में बंगाल बिहार के पूर्व मुगल प्रांत पर नियंत्रण कर लिया, जब उसने 1858 तक चले स्थानीय शासन निजामत को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। 1857 तक पूर्व मुगल भारत का काफी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में था। 1857-1858 के युद्ध में एक करारी हार के बाद, जिसका उन्होंने नामात्र का नेतृत्व किया, अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हटा दिया गया और 1858 में निर्वासित कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण ग्रहण किया। नए ब्रिटिश राज के रूप में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र 1876 ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। इतिहासकारों ने एक सदी के विकास और समृद्धि के बाद 1707 और 1720 के बीच मुगल साम्राज्य के तेजी से पतन के लिए कई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं। राजकोषीय दृष्टि से सिंहासन ने अपने मुख्य अधिकारियों, अमीरों, रईसों और उनके सहयोगियों को भुगतान करने के लिए आवश्यक राजस्व खो दिया। सम्राट ने अधिकार खो दिया, क्योंकि व्यापक रूप से बिखरे हुए शाही अधिकारियों ने केंद्रीय अधिकारियों में विश्वास खो दिया और प्रभाव के स्थानीय लोगों के साथ अपने सौदे किए। अधिक आक्रामक मराठों के खिलाफ लंबे, निरर्थक युद्धों में फंसी शाही सेना ने अपनी लड़ाई की भावना खो दी। अंत में सिंहासन के नियंत्रण को लेकर हिंसक राजनीतिक झगड़ों की एक श्रृंखला आई। 1719 में सम्राट फर्रुख के वध के बाद स्थानीय मुगल उत्तराधिकारी राज्यों ने क्षेत्र के बाद क्षेत्र में सत्ता संभाली। समकालीन इतिहासकारों ने उनके द्वारा देखे गए क्षय पर शोक व्यक्त किया, एक विषय जिसे पहले ब्रिटिश इतिहासकारों ने उठाया था, जो ब्रिटिश नेतृत्व वाले कायाकल्प की आवश्यकता को रेखांकित करना चाहते थे। 1970 के दशक का बाद से इतिहासकारों ने गिरावट के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए हैं। इस बात पर बहुत कम सहमति है कि कौन सा कारक प्रमुख था। मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं उच्च स्थानों में भ्रष्टता, अत्यधिक विलासिता और तेजी से संकीर्ण विचारों पर जोर देती हैं, जिसने शासकों को बाहरी चुनौती के लिए तैयार नहीं किया। एक मार्क्सवादी स्कूल इरफान हबीब के नेतृत्व में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थित अमीरों द्वारा किसानों के अत्यधिक शोषण पर जोर देता है, जिसने शासन का समर्थन करने की इच्छा और साधन छीन लिए। कैरन लियोनार्ड ने हिंदू बैंकरों के साथ काम करने में शासन की विफलता पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनकी वित्तीय सहायता की तेजी से आवश्यकता थी। बैंकरों ने तब मराठा और अंग्रेजों की मदद की। एक धार्मिक व्याख्या में कुछ विद्वानों का तर्क है कि हिंदू शक्तियों ने एक मुस्लिम राजवंश के शासन के खिलाफ विद्रोह किया।
अंत में अन्य विद्वानों का तर्क है कि साम्राज्य की समृद्धि ने प्रांतों को उच्च स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, इस प्रकार शाही अदालत को कमजोर कर दिया। जेफरी जी विलियमसन ने तर्क दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के अप्रत्यक्ष परिणाम के रूप में विऔद्योगीकरण के माध्यम से चली गई, जिसके बाद ब्रिटिश शासन ने बाद में और अधिक विऔद्योगीकरण का कारण बना। विलियमसन के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, जिससे खाद्य कीमतों, फिर नामात्र की मजदूरी और फिर कपड़ा कीमतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत ने विश्व कपड़ा बाजार का एक हिस्सा ब्रिटेन से पहले ही खो दिया। बेहतर कारखाना प्रौद्योगिकी थी। हालांकि भारतीय वस्त्रों ने 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश वस्त्रों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखा। अर्थव्यवस्था मुगल साम्राज्य के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी और समृद्ध थी। मुगल काल के दौरान 1600 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 22% था, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, केवल मिंग चीन के बाद लेकिन यूरोप से बड़ा था। 1700 तक मुगल भारत का सकल घरेलू उत्पाद विश्व अर्थव्यवस्था का 24% हो गया था, जो दुनिया में सबसे बड़ा, किंग चीन और पश्चिमी यूरोप दोनों से बड़ा था। 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य विश्व के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन कर रहा था। मुगल साम्राज्य के तहत भारत की जीडीपी वृद्धि में वृद्धि हुई। भारत की जीडीपी में मुगल काल से पहले के 1500 वर्षों की तुलना में मुगल काल के दौरान तेज विकास दर थी। मुगल भारत की अर्थव्यवस्था को आद्य औद्योगिकरण के एक रूप के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति से पहले 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप में मुगल एक व्यापक सड़क व्यवस्था के निर्माण, एक समान मुद्रा बनाने और देश के एकीकरण के लिए जिम्मेदार थे। साम्राज्य में एक व्यापक सड़क नेटवर्क था, जो मुगलों द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित आर्थिक बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण था, जिसने पूरे साम्राज्य में कस्बों और शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव किया, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। साम्राज्य की सामूहिक संपत्ति का मुख्य आधार तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित कृषि कर था। इन करों, जो एक किसान के आधे से अधिक उत्पादन के बराबर थे, का भुगतान अच्छी तरह से विनियमित चांदी की मुद्रा में किया गया था और किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों में प्रवेश करने का कारण बना। मुगलों ने अपने संक्षिप्त शासन के दौरान सूर सम्राट शेर शाह सूरी द्वारा शुरू की गई रुपया या चांदी और बांध तांबा मुद्राओं को अपनाया और मानकीकृत किया। अकबर के शासनकाल की शुरुआत में मुद्रा शुरू में 1 रुपये में 48 बांध थी, बाद में यह 1580 के दशक में 38 बांध से 1 रुपये हो गई। साथ ही तांबे के लिए नए औद्योगिक उपयोगों के परिणामस्वरूप 17वीं शताब्दी में बांध का मूल्य और बढ़ गया, जैसे कांसे की तोपों और पीतल के बर्तनों में। बाद के शासनकाल में सबसे आम सिक्के के रूप में रुपये द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले बांध अकबर के समय में सबसे आम सिक्का था। जहांगीर के शासनकाल के अंत में बांध का मूल्य बाद में 30 रुपये से 1 रुपये तक था और फिर 1660 के दशक तक 16 रुपये था। मुगलों ने उच्च शुद्धता वाले सिक्कों का खनन किया, जो कभी भी 96% से नीचे नहीं गिरे, और 1720 के दशक तक बिना किसी दुर्बलता के। भारत के पास सोने और चांदी के अपने स्टॉक होने के बावजूद मुगलों ने अपने खुद के सोने का न्यूनतम उत्पादन किया, लेकिन ज्यादातर आयातित बुलियन से सिक्के ढाले। साम्राज्य की मजबूत निर्यात संचालित अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि और औद्योगिक उत्पादों की वैश्विक मांग ड्राइंग के साथ भारत में कीमती धातुओं की एक स्थिर धारा। मुगल भारत का लगभग 80% आयात बुलियन था, ज्यादातर चांदी, नई दुनिया और जापान सहित आयातित बुलियन के प्रमुख स्रोतों के साथ, जो बदले में बंगाल सूबा प्रांत से बड़ी मात्रा में कपड़ा और रेशम आयात करता था। इतिहासकार शिरीन मूसवी का अनुमान है कि मुगल अर्थव्यवस्था में योगदान के संदर्भ में 16वीं शताब्दी के अंत में प्राथमिक क्षेत्र ने 52%, द्वितीयक क्षेत्र ने 18% और तृतीयक क्षेत्र ने 29% योगदान दिया। 20वीं सदी के शुरुआती ब्रिटिश भारत की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र ने उच्च प्रतिशत का योगदान दिया, जहां द्वितीयक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में केवल 11% का योगदान दिया। शहरी ग्रामीण विभाजन के संदर्भ में मुगल भारत की श्रम शक्ति का 18% शहरी था और 82% ग्रामीण था। अर्थव्यवस्था में क्रमशः 52% और 48% का योगदान था। स्टीफन ब्रॉडबेरी और विष्णुप्रिया गुप्ता के अनुसार भारत में अनाज की मजदूरी 16वीं और 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के बराबर थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में अलग हो गई जब वे इंग्लैंड की मजदूरी के 20-40% तक गिर गए।
हालांकि यह पार्थसारथी और शिवरामकृष्ण द्वारा विवादित है। पार्थसारथी ने अपने अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल और दक्षिण भारत में बुनाई और कताई के लिए अनाज की मजदूरी ब्रिटेन के बराबर थी। इसी तरह शिवरामकृष्ण ने 1800-1801 के दौरान फ्रांसिस बुकानन द्वारा मैसूर में किए गए कृषि सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया, निर्वाह टोकरी का उपयोग करके अनुमान लगाया कि कुल बाजरा आय लगभग 5 गुना निर्वाह स्तर हो सकती है, जबकि इसी चावल की आय 3 गुना अधिक थी। इसकी तुलना यूरोप के उन्नत हिस्से से की जा सकती है। डेटा की कमी के कारण, हालांकि, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता है। मूसवी के अनुसार, मुगल भारत की प्रति व्यक्ति आय, गेहूं के मामले में, 16वीं शताब्दी के अंत में 1.24% अधिक थी, जो ब्रिटिश भारत की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में थी। हालांकि, इस आय को नीचे की ओर संशोधित करना होगा यदि कपड़े जैसे विनिर्मित सामान पर विचार किया जाएगा। प्रति व्यक्ति भोजन की तुलना में, कपड़ों पर खर्च बहुत कम था, इसलिए 1595 और 1596 के बीच की सापेक्ष आय 1901-1910 के बराबर होनी चाहिए। हालांकि, एक ऐसी प्रणाली में जहां धन अभिजात्य वर्ग द्वारा जमा किया गया था, शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी कम थी। मुगल भारत में, मैनुअल मजदूरों के प्रति आमतौर पर सहिष्णु रवैया था। उत्तर भारत में कुछ धार्मिक पंथों ने गर्व से शारीरिक श्रम के लिए एक उच्च स्थिति का दावा किया था। जबकि गुलामी भी मौजूद थी, यह काफी हद तक घरेलू नौकरों तक ही सीमित थी। मुगल साम्राज्य के तहत भारतीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। गेहूं, चावल और जौ जैसी खाद्य फसलों और कपास, नील और अफीम जैसी गैर खाद्य नकदी फसलों सहित कई तरह की फसलें उगाई गईं। 17वीं शताब्दी के मध्य तक, भारतीय किसानों ने अमेरिका से 2 नई फसलें उगाना शुरू कर दिया, मक्का और तंबाकू। मुगल प्रशासन ने कृषि सुधार पर जोर दिया, जो गैर मुगल सम्राट शेर शाह सूरी के अधीन शुरू हुआ, जिसके काम को अकबर ने अपनाया और सुधारों के साथ आगे बढ़ाया। प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति के साथ, योग्यता के आधार पर नागरिक प्रशासन को पदानुक्रमित तरीके से व्यवस्थित किया गया था। मुगल सरकार ने पूरे साम्राज्य में सिंचाई प्रणालियों के निर्माण को वित्त पोषित किया, जिससे बहुत अधिक फसल की पैदावार हुई और शुद्ध राजस्व आधार में वृद्धि हुई, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अकबर द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख मुगल सुधार एक नई भू राजस्व प्रणाली थी जिसे जब्त कहा जाता था। उन्होंने श्रद्धांजलि प्रणाली को बदल दिया, जो पहले भारत में आम थी और उस समय टोकुगावा जापान द्वारा एक समान मुद्रा पर आधारित मौद्रिक कर प्रणाली के साथ उपयोग की जाती थी। राजस्व प्रणाली कपास, नील, गन्ना, पेड़ फसलों और अफीम जैसी उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों के पक्ष में थी, जो बाजार की बढ़ती मांग के अलावा नकदी फसलों को उगाने के लिए राज्य को प्रोत्साहन प्रदान करती थी। ज़ब्त प्रणाली के तहत, मुगलों ने हल की खेती के तहत भूमि के क्षेत्र का आकलन करने के लिए व्यापक भूख सर्वेक्षण भी किया। मुगल राज्य ने खेती के तहत नई भूमि लाने वालों को कर मुक्त अवधि की पेशकश करके अधिक से अधिक भूमि की खेती को प्रोत्साहित किया। औरंगजेब सहित बाद के मुगल सम्राटों के अधीन कृषि और खेती का विस्तार जारी रहा, जिसके 1665 के फरमान में कहा गया था, सम्राट का पूरा ध्यान और इच्छाएं साम्राज्य की आबादी और खेती में वृद्धि और पूरे किसानों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। और पूरे लोग। मुगल कृषि उस समय यूरोपीय कृषि की तुलना में कुछ मायनों में उन्नत थी, जिसका उदाहरण यूरोप में अपनाने से पहले भारतीय किसानों के बीच सीड ड्रिल के सामान्य उपयोग से है। जबकि दुनिया भर में औसत किसान बहुत कम फसलें उगाने में ही कुशल थे, औसत भारतीय किसान अपनी उत्पादकता में वृद्धि करते हुए विभिन्न प्रकार की खाद्य और गैर खाद्य फसलों को उगाने में कुशल थे। 1600 और 1650 के बीच मुगल भारत में तेजी से अपनाई गई और व्यापक रूप से खेती की जा रही नई दुनिया से मक्का और तंबाकू जैसी लाभदायक नई फसलों के अनुकूल होने के लिए भारतीय किसान भी तेज थे। बंगाली किसानों ने तेजी से शहतूत की खेती और रेशम उत्पादन की तकनीक सीखी, जिससे बंगाल सूबा की स्थापना हुई। विश्व का प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। मुगल काल से कुछ समय पहले भारत में चीनी मिलें दिखाई दी। चीनी मिलिंग के लिए ड्रॉबार के उपयोग के साक्ष्य दिल्ली में 1540 में मिलते हैं, लेकिन यह पहले भी हो सकते हैं, और मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं शताब्दी तक गियर वाली चीनी रोलिंग मिलें पहली बार मुगल भारत में रोलर्स के सिद्धांत के साथ साथ वम गियरिंग का उपयोग करते हुए दिखाई दी। आर्थिक इतिहासकार इमैनुअल वालरस्टीन के अनुसार, इरफान हबीब, परसिवल स्पियर और अशोक देसाई के साक्ष्य का हवाला देते हुए, 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में
प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन और खपत के मानक संभवतः 17वीं शताब्दी के यूरोप की तुलना में अधिक थे और निश्चित रूप से 20वीं की शुरुआत से अधिक थे। शताब्दी ब्रिटिश भारत। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण खाद्य कीमतों में कमी आई। बदले में इससे भारतीय कपड़ा उद्योग को लाभ हुआ। ब्रिटेन की तुलना में चांदी के सिक्के के मामले में अनाज की कीमत दक्षिण भारत में लगभग 1.5 और बंगाल में 1/3 थी। इसके परिणामस्वरूप भारतीय वस्त्रों के लिए चांदी के सिक्के की कीमतें कम हुई, जिससे उन्हें वैश्विक बाजारों में मूल्य लाभ मिला। 1750 तक भारत ने दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन किया। मुगल साम्राज्य से निर्मित माल और नकदी फसलें दुनिया भर में बेची जाती थीं। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, जहाज निर्माण और इस्पात शामिल थे। प्रसंस्कृत उत्पादों में सूती वस्त्र, यार्न, धागा, रेशम, जूट उत्पाद, धातु के बर्तन और चीनी, तेल और मक्खन जैसे खाद्य पदार्थ शामिल थे। 17वीं-18वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विनिर्माण उद्योगों की वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले 18वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप के समान आद्य औद्योगिकरण के रूप में संदर्भित किया गया है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में मुगल भारत के उत्पादों, विशेष रूप से सूती वस्त्रों के साथ साथ मसाले, मिर्च, नील, रेशम और साल्टपीटर युद्धपोतों में उपयोग के लिए के उत्पादों की महत्वपूर्ण मांग थी। उदाहरण के लिए, यूरोपीय फैशन मुगल भारतीय वस्त्रों और रेशम पर अधिकाधिक निर्भर होता गया। 17वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुगल भारत में एशिया से ब्रिटिश आयात का 95% हिस्सा था और अकेले बंगाल सूबा प्रांत में एशिया से 40% डच आयात होता था। इसके विपरीत मुगल भारत में यूरोपीय सामानों की बहुत कम मांग थी, जो काफी हद तक आत्मनिर्भर था। इस प्रकार यूरोपीय लोगों के पास कुछ ऊनी, असंसाधित धातुओं और कुछ विलासिता की वस्तुओं को छोड़कर पेशकश करने के लिए बहुत कम था। व्यापार असंतुलन ने यूरोपीय लोगों को दक्षिण एशियाई आयात के भुगतान के लिए मुगल भारत को बड़ी मात्रा में सोने और चांदी का निर्यात करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सामान, विशेष रूप से बंगाल से आने वाले सामान, इंडोनेशिया और जापान जैसे अन्य एशियाई बाजारों में भी बड़ी मात्रा में निर्यात किए गए थे। मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा विनिर्माण उद्योग कपड़ा निर्माण था, विशेष रूप से सूती वस्त्र निर्माण, जिसमें टुकड़े के सामान, कैलिको और मलमल का उत्पादन शामिल था, जो बिना ब्लीच किए और विभिन्न रंगों में उपलब्ध था। सूती वस्त्र उद्योग साम्राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वैश्विक कपड़ा व्यापार में भारत का 25% हिस्सा था। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार में भारतीय सूती वस्त्र सबसे महत्वपूर्ण विनिर्मित सामान थे, जिनकी खपत अमेरिका से लेकर जापान तक दुनिया भर में होती थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुगल भारतीय वस्त्र भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व में कपड़ों के लोग थे। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बंगाल प्रांत था, विशेष रूप से इसकी राजधानी ढाका के आसपास। बंगाल में 50% से अधिक वस्त्र थे और एशिया से डचों द्वारा आयात किए गए लगभग 80% रेशम, बंगाली रेशम और सूती वस्त्र यूरोप, इंडोनेशिया और जापान को बड़ी मात्रा में निर्यात किए गए थे। 202 और ढाका से बंगाली मलमल के वस्त्र बेचे गए थे। मध्य एशिया में, जहां उन्हें ढाका वस्त्र के रूप में जाना जाता था, भारतीय कपड़ा सदियों से हिंद महासागर के व्यापार पर हावी रहा, अटलांटिक महासागर के व्यापार में बेचा गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिम अफ्रीकी व्यापार का 38% हिस्सा था, जबकि भारतीय कैलिको यूरोप में एक प्रमुख शक्ति थी और भारतीय वस्त्रों का हिसाब था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिणी यूरोप के साथ कुल अंग्रेजी व्यापार का 20%। वंगियर रोलर कॉटन जिन, जिसका आविष्कार भारत में 13वीं-14वीं शताब्दी के शुरुआती दिल्ली सल्तनत युग के दौरान हुआ था, 16वीं शताब्दी के आसपास मुगल साम्राज्य में उपयोग में आया और आज भी भारत में इसका उपयोग किया जाता है। एक अन्य नवाचार, कॉटन जिन में क्रैंक हैंडल का समावेश, पहली बार भारत में देर से दिल्ली सल्तनत या प्रारंभिक मुगल साम्राज्य के दौरान दिखाई दिया। कपास का उत्पादन, जो मोटे तौर पर गांवों में काता जाता था और फिर कपड़े के वस्त्रों में बुने जाने वाले धागे के रूप में कस्बों में ले जाया जाता था, मुगल काल से कुछ समय पहले पूरे भारत में चरखा के प्रसार द्वारा उन्नत किया गया था। यार्न की लागत और कपास की मांग बढ़ाने में मदद करना। मुगल भारत में एक बड़ा जहाज निर्माण उद्योग था, जो बड़े पैमाने पर बंगाल प्रांत में केंद्रित था। आर्थिक इतिहासकार इंद्रजीत रे का अनुमान है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान बंगाल का जहाज निर्माण उत्पादन 223-250 टन सालाना था,
जबकि 1769 से 1771 तक उत्तरी अमेरिका में 19 उपनिवेशों में 23,061 टन उत्पादन हुआ था। वह बंगाल में जहाज की मरम्मत को बहुत उन्नत मानते हैं। भारतीय जहाज निर्माण, विशेष रूप से बंगाल में, उस समय यूरोपीय जहाज निर्माण की तुलना में उन्नत था, जिसमें भारतीय यूरोपीय फर्मों को जहाज बेचते थे। जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण नवाचार बंगाल के चावल के जहाजों में एक फ्लश डेक डिजाइन की शुरुआत थी, जिसके परिणामस्वरूप पतवार जो मजबूत थे और एक चरणबद्ध डेक डिजाइन के साथ बनाए गए पारंपरिक यूरोपीय जहाजों के संरचनात्मक रूप से कमजोर पतवारों की तुलना में रिसाव की संभावना कम थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में 1760 के दशक में बंगाल चावल के जहाजों के फ्लश डेक और हल डिजाइन को दोहराया, जिससे औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय जहाजों के लिए समुद्री योग्यता और नेविगेशन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। 1590 में मुगलों द्वारा अपने अधिग्रहण के समय से लेकर 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण तक बंगाल सूबा प्रांत विशेष रूप से समृद्ध था। यह मुगल साम्राज्य का सबसे धनी प्रांत था। घरेलू स्तर पर भारत का अधिकांश भाग चावल, रेशम और सूती वस्त्र जैसे बंगाली उत्पादों पर निर्भर था। विदेशी, यूरोपीय बंगाली उत्पादों जैसे सूती वस्त्र, रेशम और अफीम पर निर्भर थे। उदाहरण के लिए, बंगाल में एशिया से 40% डच आयात होता है, जिसमें 50% से अधिक वस्त्र और लगभग 80% रेशम शामिल हैं। बंगाल से साल्टपीटर भी यूरोप भेजा जाता था, अफीम इंडोनेशिया में बेचा जाता था, कच्चा रेशम जापान और नीदरलैंड को निर्यात किया जाता था, और सूती और रेशमी वस्त्र यूरोप, इंडोनेशिया और जापान को निर्यात किए जाते थे। अकबर ने बंगाल को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसने वहां के कई जंगलों को खेतों में बदलना शुरू कर दिया था। जैसे ही उन्होंने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, उन्होंने खेती का विस्तार करने के लिए जंगलों को साफ करने के लिए औजारों और पुरुष को लाया और सूफियों को जंगलों को खेती के लिए खोलने के लिए लाया। बाद में मुगल सम्राटों द्वारा बंगाल को राष्ट्रों के स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया था। मुगलों ने आधुनिक बंगाली कैलेंडर सहित कृषि सुधारों की शुरुआत की। कैलेंडर ने नए साल और शरद ऋतु के त्योहारों सहित सामान्य रूप से फसल, कर संग्रह और बंगाली संस्कृति को विकसित करने और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रांत अनाज, नमक, फल, शराब और मदिरा, कीमती धातुओं और गहनों का एक प्रमुख उत्पादक था। इसका हथकरघा उद्योग शाही वारंट के तहत फला फूला, जिससे यह क्षेत्र दुनिया भर में मलमल के व्यापार का केंद्र बन गया, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में चरम पर था। प्रांतीय राजधानी ढाका साम्राज्य की व्यावसायिक राजधानी बन गई। मुगलों ने सूफियों के नेतृत्व में बंगाल डेल्टा में खेती योग्य भूमि का विस्तार किया, जिसने बंगाली मुस्लिम समाज की नींव को मजबूत किया। मुगल वायसराय द्वारा 150 वर्षों के शासन के बाद, बंगाल ने 1717 में बंगाल के नवाब के अधीन एक प्रभुत्व के रूप में अर्थ स्वतंत्रता प्राप्त की। नवाबों ने यूरोपीय कंपनियों को ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क की फर्मों सहित पूरे क्षेत्र में व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति दी। पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया एक अर्मेनियाई समुदाय प्रमुख शहरों और कस्बों में बैंकिंग और शिपिंग पर हावी था। यूरोपीय लोग बंगाल को व्यापार के लिए सबसे धनी स्थान मानते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक, अंग्रेजों ने बंगाल में मुगल शासक वर्ग को विस्थापित कर दिया। जनसांख्यिकी। भारत की जनसंख्या वृद्धि में अभूतपूर्व आर्थिक और जनसांख्यिकीय उतार चढ़ाव के साथ मुगल साम्राज्य के तहत तेजी आई, जिसने 1500-1700 के दौरान 200 वर्षों में भारतीय आबादी को 60% से 253% तक बढ़ा दिया। मुगल काल से पहले भारतीय इतिहास में किसी भी ज्ञात बिंदु की तुलना में मुगल काल के दौरान भारतीय आबादी में तेजी से वृद्धि हुई थी। औरंगजेब के शासनकाल तक मुगल साम्राज्य में कुल 455,698 गांव थे। इरफान हबीब के अनुसार मुगल साम्राज्य के तहत शहर और कस्बे ना पर थे, जिसमें अपने समय के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तर का शहरीकरण था। इसकी 15% आबादी शहरी केंद्रों में रहती थी। यह उस समय के समकालीन यूरोप में शहरी आबादी के प्रतिशत से अधिक था और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत की तुलना में अधिक था। 19वीं सदी तक यूरोप में शहरीकरण का स्तर 15% तक नहीं पहुंचा था। 1600 में अकबर के शासनकाल में, मुगल साम्राज्य की शहरी आबादी 17 मिलियन लोगों तक थी, जो साम्राज्य की कुल आबादी का 15% थी। यह उस समय यूरोप में संपूर्ण शहरी आबादी से बड़ा था, और एक सदी बाद भी 1700 में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की शहरी आबादी इसकी कुल आबादी के 13% से अधिक नहीं थी, जबकि ब्रिटिश भारत में एक शहरी आबादी थी।
1800 में इसकी कुल आबादी का 13% और 1881 में 9%, पहले के मुगल काल से गिरावट। 1700 तक मुगल भारत में 23 मिलियन लोगों की शहरी आबादी थी, जो 1871 में ब्रिटिश भारत की 22.3 मिलियन की शहरी आबादी से अधिक थी। उन अनुमानों की टिम डायसन ने आलोचना की, जो उन्हें अतिशयोक्ति मानते हैं। डायसन के अनुसार मुगल साम्राज्य का शहरीकरण 9% से कम था। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद 1551-1621 ने बताया कि अकबर के शासनकाल में 120 बड़े शहर और 3200 नगर थे। भारत में कई शहरों की आबादी 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों के बीच थी, जिसमें आगरा सुबह में 800,000 लोगों के साथ बड़े शहरों में, लाहौर सुबह में 700,000 लोगों के साथ, ढाका बंगाल सुबह में 1 मिलियन से अधिक लोगों के साथ, और दिल्ली सुबह में 600,000 से अधिक लोगों के साथ। शहरों ने माल की बिक्री के लिए बाजारों के रूप में काम किया और विभिन्न प्रकार के व्यापारियों, दुकानदारों, कारीगरों, साहूकारों, बुनकरों, शिल्पकारों, अधिकारियों और धार्मिक हस्तियों के लिए घर उपलब्ध कराए। हालांकि कई शहर विनिर्माण या वाणिज्य केंद्रों के बजाय सैन्य और राजनीतिक केंद्र थे। मुगलों ने अपनी अनूठी इंडो फारसी वास्तुकला के विकास का साथ भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ा योगदान दिया। मुगल काल के दौरान मुस्लिम सम्राटों, विशेष रूप से शाहजहां द्वारा कई स्मारकों का निर्माण किया गया था, जिसमें ताजमहल भी शामिल है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसे भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक माना जाता है। प्रति वर्ष 7-8 मिलियन अद्वितीय आगंतुकों को आकर्षित करता है। राजवंश द्वारा निर्मित महल, मकबरे, उद्यान और किले आज आगरा, औरंगाबाद, दिल्ली, ढाका, फतेहपुर सीकरी, जयपुर, लाहौर, काबुल, शेखुपुरा और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कई अन्य शहरों में खड़े हैं। मुगल कला मक परंपरा मुख्य रूप से चित्रित लघुचित्रों के साथ साथ छोटी विलासिता की वस्तुओं में व्यक्त की गई उदार थी, जो ईरानी, चीनी और पुनर्जागरण यूरोपीय शैलीगत और विषयगत तत्वों से उधार ली गई थी। मुगल बादशाह अक्सर अपनी तैमूर शैलियों की समानता के कारण और ईरानी कला और सुलेख के लिए मुगल आत्मीयता के कारण सफेविद दरबार से ईरानी बुकबाइंडर्स, चित्रकारों और सुलेखकों को लेते थे। मुगल सम्राटों द्वारा शुरू किए गए लघुचित्रों ने शुरू में बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें घटनापूर्ण ऐतिहासिक दृश्यों और अदालत के जीवन के साथ पुस्तकों को चित्रित किया गया था, लेकिन बाद में एल्बमों के लिए और अधिक एकल चित्र शामिल किए गए, जिसमें प्राकृतिक दुनिया की शांति और सुंदरता के लिए गहन प्रशंसा प्रदर्शित करने वाले चित्र और पशु चित्र शामिल थे। उदाहरण के लिए, सम्राट जहांगीर ने उस्ताद मंसूर जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को पूरे साम्राज्य में असामान्य वनस्पतियों और जीवों को वास्तविक रूप से चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। अकबर और जहांगीर ने जिन साहित्यिक कृतियों को चित्रित करने का आदेश दिया, वे रज़्मनामा, हिंदू महाकाव्य, महाभारत का एक फारसी अनुवाद जैसे महाकाव्यों से लेकर ऐतिहासिक संस्मरणों या राजवंश की जीवनी जैसे बाबरनामा और अकबरनामा और तुज़्क-ए जहांगीरी तक हैं। सुलेख और कलात्मक दृश्यों से सजाए गए समृद्ध रूप से तैयार एल्बम मुराक्का सजावटी सीमाओं वाले पृष्ठों पर लगाए गए थे और फिर मुहर लगी और सोने का पानी चढ़ा या चित्रित और लाख चमड़े के कवर के साथ बंधे थे। औरंगजेब 1658-1707 बड़े पैमाने पर धार्मिक कारणों से चित्रकला का उत्साही संरक्षक कभी नहीं था और 1668 के आसपास दरबार के धूमधाम और समारोह से दूर हो गया, जिस के बाद उसने शायद कोई और पेंटिंग शुरू नहीं की। हालांकि मुगल तुर्क मंगोल मूल के थे, उनके शासनकाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी भाषा के पुनरुद्धार और ऊंचाई को लागू किया। आधिकारिक और दरबारी भाषा के रूप में फारसी का संस्थागतकरण साहित्यिक संरक्षण के साथ हुआ। इसने फारसी को मुगल भारत के कई निवासियों के लिए पहली भाषा की स्थिति तक पहुंचा दिया। मुजफ्फर आलम का तर्क है कि मुगलों ने अपने विविध साम्राज्य को एकजुट करने के लिए एक व्यापक भारत फारसी राजनीतिक संस्कृति के वाहन के रूप में उद्देश्यपूर्ण ढंग से फारसी का इस्तेमाल किया। दक्षिण एशिया की भाषाओं पर फारसी का गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसी ही एक भाषा, जिसे आज उर्दू के नाम से जाना जाता है, मुगल काल के अंत में दिल्ली की शाही राजधानी में विकसित हुई। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल से मुगल दरबार में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ और फारसी को मुस्लिम अभिजात वर्ग की भाषा के रूप में बदल दिया गया। सैन्य ओटोमन साम्राज्य और सफेविद फारस के साथ मुगल भारत 3 इस्लामी बारूद साम्राज्यों में से एक था। जब उन्हें लोदी सुल्तान इब्राहिम खान के खिलाफ विद्रोह का समर्थन करने के लिए लाहौर के लोदी गवर्नर दौलत खान द्वारा आमंत्रित किया गया, तब तक बाबर बारूद की आग्नेयास्त्रों और फील्ड आर्टिलरी और उन्हें तैनात
करने की एक विधि से परिचित था। बाबर ने ओटोमन विशेषज्ञ उस्ताद अली कुली को नियुक्त किया था, जिन्होंने बाबर को मानक ओटोमन फॉर्मेशन तोपखाने और बंदूक से सुसज्जित पैदल सेना को केंद्र में वैगनों द्वारा संरक्षित और दोनों पंखों पर घुड़सवार तीरंदाज दिखाया था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इस गठन का इस्तेमाल किया, जहां अफगान और राजपूत सेना दिल्ली सल्तनत के प्रति वफादार थी, हालांकि संख्या में श्रेष्ठ लेकिन बारूद हथियारों के बिना हार गई थी। तैमूर बलों की निर्णायक जीत एक कारण है कि साम्राज्य के इतिहास के दौरान विरोधियों को मुगल राजकुमारों से शायद ही कभी घमासान युद्ध हुआ हो। भारत में कालीकट 504 और दीव 1533 से कांस्य से बनी बंदूकें बरामद की गईं। अकबर के लिए काम करने वाले फारसी पॉलीमैथ और मैकेनिकल इंजीनियर फतुल्लाह शिराजी सी 1582 ने एक प्रारंभिक मल्टीगन शॉट विकसित किया। प्राचीन ग्रीस और चीन में पहले इस्तेमाल किए जाने वाले पॉलीबोलोस और दोहराए जाने वाले क्रॉसबो के विपरीत, शिराजी का रैपिड फायरिंग गन में कई गन बैरल थे जो बारूद से भरी हुई तोपों को निकाल देते थे। इसे वॉली गन का एक संस्करण माना जा सकता है। 16वीं शताब्दी में अकबर सबसे पहले संभल की लड़ाई के दौरान धातु सिलेंडर रॉकेटों को शुरू करने और उपयोग करने वाले थे, जिन्हें प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से युद्ध हाथियों के खिलाफ। 1657 में मुगल सेना ने बीदर की घेराबंदी के दौरान रॉकेट का इस्तेमाल किया। प्रिंस औरंगजेब की सेना ने दीवारों को नापते हुए रॉकेट और हथगोले छोड़े। सिद्दी मार्जन घातक रूप से घायल हो गए थे जब एक रॉकेट उनके बड़े बारूद डिपो से टकराया था, और 27 दिनों की कड़ी लड़ाई के बाद बीदर को मुगलों ने पकड़ लिया था। बाद में मैसूर के रॉकेटों को मुगल रॉकेटों का उन्नत संस्करण बनाया गया, जिनका इस्तेमाल आरकोट के नवाब की संतानों द्वारा जिंजी की घेराबंदी के दौरान किया गया था। हैदर अली के पिता फतह मुहम्मद, बुदिकोट में कांस्टेबल, ने आरकोट के नवाब के लिए 50 रॉकेटमैन कुशुन से युक्त एक कोर की कमान संभाली। हैदर अली ने रॉकेट के महत्व को महसूस किया और मेटल सिलेंडर रॉकेट के उन्नत संस्करण पेश किए। इन रॉकेटों ने दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, विशेष रूप से पोलिलूर की लड़ाई के दौरान, मैसूर सल्तनत के पक्ष में भाग्य बदल दिया। बदले में मैसूरियन रॉकेट कॉन्ग्रेव रॉकेट का आधार थे, जिसे ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ नेपोलियन युद्धों और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 1812 के युद्ध में तैनात किया था। जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि सैद्धांतिक खगोल विज्ञान के लिए बहुत कम चिंता थी, मुगल खगोलविदों ने अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान में प्रगति की और लगभग 100 ग्रंथ तैयार किए। हुमायूं ने दिल्ली के पास एक निजी वेधशाला का निर्माण किया। जहांगीर और शाहजहां भी वेधशालाएं बनाने का इरादा रखते थे, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ थे। मुगल वेधशालाओं में उपयोग किए जाने वाले खगोलीय यंत्र और अवलोकन तकनीक मुख्य रूप से इस्लामी खगोल विज्ञान से प्राप्त हुए थे। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने इस्लामी और हिंदू खगोल विज्ञान के बीच एक संश्लेषण देखा, जहां इस्लामी अवलोकन उपकरणों को हिंदू कंप्यूटेशनल तकनीकों के साथ जोड़ा गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान अंबर के हिंदू राजा जय सिंह द्वितीय ने मुगल खगोल विज्ञान का काम जारी रखा। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने उलुग बेग की समरकंद वेधशाला को टक्कर देने के लिए और ज़िज़-ए-सुल्तानी में सिद्धांतों और इस्लामी टिप्पणियों में पहले की हिंदू गणनाओं में सुधार करने के लिए यंत्र मंदिर नामक कई बड़े वेधशालाओं का निर्माण किया। उन्होंने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया, वे इस्लामी खगोल विज्ञान से प्रभावित थे, जबकि कंप्यूटेशनल तकनीक हिंदू खगोल विज्ञान से ली गई थी। शेख डीन मोहम्मद ने मुगल रसायन शास्त्र के बारे में बहुत कुछ सीखा था और शैम्पू बनाने के लिए विभिन्न क्षार और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को समझा था। वह एक उल्लेखनीय लेखक भी थे जिन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और इलाहाबाद और दिल्ली के शहरों का समृद्ध विस्तार से वर्णन किया और मुगल साम्राज्य की महिमा पर भी ध्यान दिया। मुगल भारत में आविष्कार किए गए सबसे उल्लेखनीय खगोलीय उपकरणों में से एक निर्बाध आकाशीय ग्लोब है। इसका आविष्कार कश्मीर में 998 AH 1589-90 सी में अली कश्मीरी इब्न लुकमान द्वारा किया गया था, और 20 अन्य ऐसे ग्लोब बाद में मुगल साम्राज्य के दौरान लाहौर और कश्मीर में बनाए गए थे। 1980 के दशक में उन्हें फिर से खोजा जाने से पहले आधुनिक धातुविदों द्वारा यह माना जाता था कि बिना किसी सीम के धातु के ग्लोब का उत्पादन करना तकनीकी रूप से असंभव है। 17वीं सदी का एक खगोलीय ग्लोब भी ज़िया-ए-दीन मोहम्मद ने 1668 अब पाकिस्तान में लाहौर में बनाया था। अब इसे स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है।